अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में हम कुछ पाकिस्तान के हवाले से भी अहम खबरें देंगे और कुछ बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर भी आपसे ज़िक्र करेंगे। आलमी सूरत हाल भी बड़ी तेज़ी से जो है तब्दील हो रही है। आपको याद होगा मैंने कहा था इसी चैनल से ये बात आपको बताई थी कि सितंबर के जो है वो सितमगर साबित हो सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि गैर मुल्की जो सूरत हाल चल रही है उस हवाले से भी दोनों तरफ ये जो है अब महीना अहम होगा। उस हवाले से पहली तो जो ख़बर है बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तुर्की जो है उसने ये फ़ैसला किया है कि वो अब हो सकता है कि शायद वो नेटो को बाय बाय कर दे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तुर्की ने सालों से बड़ी कोशिश की थी कि उसे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना लिया जाए और जो लोग पुराने बैनुल-अक़वामी सतह पर ये व्लॉग वगैरह जो शुरू हैं अब तो 2, 4, 5, 6 साल से, लेकिन उससे पहले जो लोग कहीं ना कहीं बैनुल-अक़वामी ख़बरों को पढ़ते रहे हैं आलमी सतह के ऊपर सलामती कौंसिल के हवाले से या मुसलमानों में यूरोपियन यूनियन के हवाले से उन्होंने उन ख़बरों के अंदर कहीं ना कहीं इस खाकसार को ज़रूर पढ़ा होगा। हम शुरू से ही कहते रहते तुर्की से कि आप चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं करेंगे। गो के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए तुर्की ने अपने बड़े से रवायत को, बड़ी चीज़ों को कुर्बान भी किया, लेकिन बहरहाल वो करता ये हुआ कि बस वो नेटो का हिस्सा बन गया। और आज सूरत हाल ये हो गई कि नेटो का हिस्सा बनाने के बावजूद भी जिस तरीके से तुर्की का इस्तेहसाल बहैसियत एक मुसलमान मुल्क जिस तरह किया जाता रहा, आज ये फ़ैसला किया जा रहा है कि आखिरकार नेटो को तुर्की जो है फ़ैसला कर रहा है कि वो छोड़ देगा और अब शामिल होने जा रहा है ब्रिक्स के अंदर। मैं समझता हूँ कि ये तुर्की का एक अच्छा फ़ैसला है। देखिए, जंगी इत्तेहादों में शामिल होने का मतलब ये होता है कि आप जंग व जदल की हिमायत कर रहे हैं। जंगी इत्तेहाद में अगर आप शामिल होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जंग करके या किसी भी तरीके से ताकत के ज़रिए अस्करी ज़राए से आप अपने अहदाफ़ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन बनस्बत उसके अगर आप अपनी मईशत को मजबूत करें, अपनी कौम की जिसे कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड को अगर अच्छा करें, अपने मुल्क के अंदर कारोबार करें, अपने मुल्क की मईशत को, तिजारत को फ़रोग़ देके एक बड़ा मुल्क बनना चाहें, ख़ित्ते की ताकत बनना चाहें, तो मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ ये कि हौसला अफ़ज़ा जिसे कहते हैं ना, हेल्दी कंपटीशन जो है वो है। तो अब सुनने में आ रहा है कि ब्रिक्स हो सकता है कि शायद बहुत जल्दी जो है ब्रिक्स में जो है तुर्की शायद शामिल हो जाएगा। उसके असरात मुझे कुछ यूँ भी नज़र आने लगे हैं दूर होने के, क्योंकि तुर्की के अंदर एक तो ये हुआ है कि इस्राएली खुफिया इदारे उनको पता लग गया है कि क्या किस तरीके से मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं वो लोग, इसलिए भी शायद ये अब लोगों को पता लग गया है, तुर्क कौम को अंदाज़ा हो गया है। तारीख़ तो खैर मौजूद है, लेकिन अब भी शायद उनको अंदाज़ा हो गया है कि यहूद और नसारा किस तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं। तुर्की के में जो है लाइवडन जो है मोसाद के जो वहाँ पे एजेंट, मतलब एजेंट तो नहीं कहना चाहिए, जो करता धरता है मसरट के, उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया गया है तुर्की के अंदर। जो वहाँ पे तुर्की के अंदर ये ख़बरें आ रही हैं कि तुर्की के सियासी और जो अहम जो ग्रुप्स हैं उनको वो बाकायदा पैसे दिया करते थे। और ये बात हम कहते रहे हैं, हम क्या और बहुत सारे लोग कहते रहे हैं कि मुसलमानों मुल्कों के अंदर, मुसलमान रियासतों के अंदर जो है यहूद और नसारा किस तरह अपने एजेंट्स के ज़रिए जो है माली जो है मुनाफ़त और माली पेशकश दे के किस तरह मुसलमानों को ख़रीदते रहे। तो कल बहरहाल वहाँ पे उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और साथ ही उसकी गिरफ़्तारी के बाद ये हुआ कि तुर्की से ये खबर ये भी आई है कि वहाँ पे अमेरिकन मैरीन्स को भी पकड़ा गया है। 2 मैरीन्स वहाँ पे उतरे थे और अभी कन्फर्म हो गया कि उनके ऊपर ठीक ठाक तशद्दुद हुआ है। तो ये तमाम सूरत हाल लग रही है कि अब तुर्की जो है हकीकतन जो है उसको एहसास हो गया है और मुझे लगता है कि वो नेटो को बाय बाय कर देगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि मोदी साहब जो हैं वो पहुँचे हैं, अपना जो है उनका एक विज़न है। बहरहाल हर मुल्क का एक अपना विज़न होता है। हमारा तो विज़न आपको पता है क्या, सबको मालूम है, आगे आऊँगा उस पर। तो मोदी साहब अपने जो एक उनका है कि इंडो पैसिफिक का जो एक विज़न है, वो अपने विज़न के तहत अपने मुल्क को तरक्की करने के लिए, क़तई नज़र हिंदू हैं या हमारे दुश्मन है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अपनी कौम के साथ लोग सिंसियर है। वो ब्रुनाई पहुँचे हैं और ब्रुनाई के से में बताया गया है, मैंने जब पूछा तो पता लगा कि ब्रुनाई में इस वक्त तकरीबन को 14,000 से ऊपर भारतीय, मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी कि बैनुल-अक़वामी मामलात में तो मैं कहीं मेरी दिलचस्पी रहती है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ी ख़बर थी, हकीकतन मेरे को इल्म नहीं था
कि 14,000 से ऊपर जो है ब्रुनाई के अंदर इंडियन नेशनल्स वहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। ब्रुनाई बड़ा अमीर मुल्क है और वहाँ से बाकायदा ठीक ठाक वो ज़रिए मुबादला कमा कर जो है ना वो मतलब भारत भेज रहे हैं, जबकि ब्रुनाई के अंदर पाकिस्तानियों की तादाद जो है तकरीबन ना होने के बराबर है। तो एक इतना अमीर तरीन मुल्क जो है वहाँ से लोग कमा कर, एक गैर मुस्लिम मुल्क जो है वहाँ के लोग जो हैं कमा कर अपने गैर मुस्लिम रियासत को मुसलमानों के यहाँ से ज़र मुबादला भेज रहे हैं। लेकिन हम जो इस्लाम का किला कहा जाता है वहाँ पे ब्रुनाई में हम कितने मौजूद हैं, इसका जवाब भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन का मामला जो है इंतहाई ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा है। मैंने आपको कहा था कि जब से वो F-16 मिले हैं तो वो मामला जो है अब यूक्रेन ने बढ़ बढ़ कर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में आपको पता है गुज़िश्ता 2 दिनों में रूस के जो है आयल फील्ड के ऊपर हमला हुआ है, बेलग्रोड में हमला हुआ है और रोस्तोव जो है वहाँ पर उनके इलाके पे तकरीबन जो है यूक्रेन कब्जा कर गया है। मुझे लगता है कि इस तमाम सूरत हाल को अब प्यूटन ने भांप लिया है। प्यूटन आज वहाँ पहुँचे हुए हैं, मंगोलिया भी। वो के कहा गया था कि मंगोलिया के अंदर वो प्यूटन को कब गिरफ्तार कर लें ICC ने और कि उसने जलन लेके सब, मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ वाली बातें। मुझे नहीं लगता कि मंगोलिया इस किस्म की कोई हरकत करेगा। तो मंगोलिया के बराबर बिल्कुल रूस से वो लगा हुआ है, सरहदें उसकी मिलती हैं। बहरहाल कहने का मकसद है वो ये है कि मंगोलिया जो पहुँचे हैं, मेरे पास जो इत्तलात आ रही है वो ये है कि वहाँ पर मंगोलिया के अंदर भी रूस जो है फौरी तौर पर अपने बड़े जो है हथियार जो है न्यूक्लियर हथियार नस्ब करने जा रहा है। शायद हो सकता है उस पर मायदा हो जाएगा, पता नहीं वो सामने आता है नहीं आता, ज़ाहिर खुफिया चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल मुझे पता है कि वो मामला इसीलिए वो दिफाई हवाले से वहाँ गए हैं क्योंकि रूस जो है ना बहुत बड़े पैमाने पे जो है इनके खिलाफ अब जंग लड़ने जा रहा है। क्योंकि वो मैंने आपसे कहा था ना कि इनफ इज इनफ वाली बात हो गई है और ये शायद गालिबन उनको भी एहसास हो गया है। दूसरी जानिब जो एक बड़ी खबर वो ये थी कि पोलैंड ने थोड़ा सा कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह के वफादार, पोलैंड ने जो है फौरी तौर पर आज अलग सुबह जो है आज ही की बात है, अलग सुबह पोलैंड ने कहा था कि जो भी मिसाइल जो है रूस का अगर आएगा यूक्रेन के ऊपर से जो मारने के लिए कीव के ऊपर, नहीं कीव जब अटैक करने जाते तो कहीं ना कहीं वो पोलैंड की मतलब स्पेस को शायद क्रॉस करना पड़ता है। तो पोलैंड ने कहा था कि अगर हमारी स्पेस पे से अगर कोई मिसाइल या कोई भी हेलीकॉप्टर या कोई भी चीज़ अगर ऐसी गुजरती है, हेलीकॉप्टर तो क्या गुजरेगा, मिसाइल ही गुजरेंगे, तो हम उसे इंटरसेप्ट करेंगे और गिरा देंगे। ये जैसे ही पोलैंड ने ऐलान किया तो फौरी तौर पर रूस ने कहा था कि फिर आप अपना नतीजा भी भुगतने के लिए तैयार हैं। क्रेमलिन की तरफ से ऐलान हुआ और ठीक 15 मिनट बाद ही नेटो की तरफ से सेक्रेटरी जनरल ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि खबरदार, पोलैंड को कहा है कि आप ये काम नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि अगर पोलैंड ने ये काम किया तो ये फिर इसका जिम्मेदार नेटो नहीं होगा। डेट मीन कि नेटो को भी अब एहसास हो चुका है कि जैसे मैंने कहा था ना कि नेटो के अंदर जो ना दरारें पड़नी शुरू हो गई। क्योंकि देखिए रूस जो है ना बहरहाल एक बहुत बड़ा मुल्क है और बड़े ख़तरनाक हथियार है उनके पास। ठीक है, आर्जी तौर पर मुझे नहीं पता कि क्या मतलब जो हम वहाँ से मालूमात करते हैं मॉस्को से, वो तो ये कहते हैं कि हमारी की स्ट्रेटेजी है और जाहिर सी बात है वो ये कहते हैं अब स्ट्रेटेजी क्या उनकी थी, किस तरीके से क्या वो इनके हथियार ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे रोस्तोव के ऊपर जो है इन्होंने एक रूस ने अपनी फ़ौजों को पीछे हटाया और यूक्रेन को कब्जा करने दिया, लेकिन साथ ही जो एक दूसरा इलाका है वहाँ पर रूस ने अपनी फ़ौजें घुसा दी। तो हो सकता है शायद ये उनकी कोई टैक्टिक हो, ज़ाहिर है दिफाई चीज़ तो वो बाहर अपने लोगों को नहीं बताएंगे, ख़ासतौर पे एनालिस्ट वगैरह को, ताकि वो जाके हम जैसे लोग अखबारों में तजिया करें। खैर मैं तो बहुत एहतियात करता हूँ, लेकिन अब उनको तो नहीं पता ना कि कौन एहतियात करता है कौन नहीं करता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपाने की होती हैं। लेकिन अलक़िस्सा मुख्तसर कहने का कि वो मामला बहुत बढ़ गया और मुझे लग रहा है कि अब ये जो है ना रशिया जो है शायद हो सकता है कि जो बाल्टिक स्टेट हैं लिटविया, लाटविया और लिथुआनिया जो है इसके ऊपर कभी हो सकता है वो हमला कर दे और माइट भी कि हो सकता है। मेरे पास एक खबर और भी है, अभी मेरे पास तस्दीक नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की थी, बेलारूस में मेरा राब्ता नहीं हो पाया। हैं कुछ लोग लेकिन वो रिसीव नहीं कर रहे, राब्ता नहीं हो पा रहा। ये पता लगा है कि बेलारूस से ना यूक्रेन के ऊपर कीव पर हमला करने के लिए रूस का एक बहुत बड़ा दस्ता जो है रवाना हो चुका है। अगर ये बात हो गई तो इसका मतलब हुआ कि फिर बराह रास्त अगर बेलारूस से अगर हमला होता तो इसका मतलब ये जंग फिर भी बढ़ गई, और अगर ये जंग बढ़ती है तो अभी तो तयशुदा है क्योंकि नेटो तो लड़ रहा है। तो अब मुझे लगता है कि शायद या तो दो सूरतें हैं, या तो नेटो को फौरी तौर पर जो है यूक्रेन की मदद जो है बंद करनी होगी, या अदरवाइज ये है कि फिर नेटो को जो है ना हर सूरत में रूस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और अगर नेटो रूस से लड़ गया तो इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि फिर ये जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी तरफ ही मामला चला जाएगा। दूसरी जानिब यह है कि जर्मनी का जो है आज बहुत बड़ा, जर्मनी पे एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, साइबर अटैक रशिया की तरफ से हुआ और बताया जा रहा है कि उसमें बड़ा नुकसान हुआ है और अभी उसकी जो है मतलब कुछ तफसीलात आ रही हैं। दूसरी जानिब यह है कि गज़ा के अंदर आपको पता है कि हालात सच उसी तरह ही हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं है अमेरिका की वो ड्रामेबाजियाँ जो कहते रहे हम शुरू से कि हम आज कर रहे हैं, ये माहिदा हो गया, वो माहिदा हो गया, नया माहिदा हो गया, हमास उस रिजेक्ट कर चुकी है। मैं ये बात शुरू से कहता रहा हूँ
गुज़िश्ता 24 घंटे भी तकरीबन को 65 के करीब मजीद शहादतें हुई हैं। ये अमेरिका जो है सिर्फ टाइम गेन कर रहा है, लोगों को उलझा कर, मुस्लिम ममालिक के लोगों को उलझा कर और उकसा कर, और वो है उसने इसराइल को उसने इजाज़त दी हुई कि वो मुसलमानों का कत्लेआम करे। गालिबन शायद इसी चीज़ को देखते हुए MBS का बयान आया है। MBS ने कहा है कि वो इस हवाले से मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना चाहता है, और अगर वो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना चाहता है तो मैं समझता हूँ उधर तुर्की ने भी इनिशिएटिव लिया है नेटो से निकलने का। अगर इस तमाम सूरत, क्योंकि सऊदी अरब ऑलरेडी कहीं ना कहीं ब्रिक्स के अंदर मौजूद है, तो इस तमाम सिनेरियो को आप देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मामला जो है कोई जा रहा है, मुसलमानों को शायद एहसास हो रहा है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इस वक्त इमरान खान जैसा लीडर, जिसके पास एक इस्लामिक बहुत बड़ा विजन था, उसको इन्होंने जो है ना पाकिस्तान के अंदर जेल में डाला। और देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, दिस इज नॉट माई वर्ड कि इमरान खान जो है इस्लामिक विजन है, ये मैं नाम नहीं लेता। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के डिप्लोमेट्स ये कह चुके हैं, और इवन महातिर मोहम्मद खुद भी कह चुका है, अर्दगान भी कह चुका है कि मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने के लिए इमरान खान का विजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बड़ी कम्प्रीहेंसिव उसके अंदर उसका एक विजन था। लेकिन बदकिस्मती से कि हमारे मुल्क के अंदर जो करता धरता है, जो कि मगरिब के फॉलोअर हैं या मगरिब तनख्वाहदार हैं, जो चाहे कह लें, उन्होंने उठा के जनाब एक बहुत बड़े लीडर को अपने ज़ाती मामलात के ऊपर उठाकर उन्होंने जेल में डाल दिया। न सिर्फ जेल में डाला बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो सियासी हालत जो है वो इंतहाई अबतर कर दी है। और अबतरी का ये आलम है कि चारों तरफ हमारे मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है। इस वक्त पूरा मुल्क जो है दहशतगर्दी के अंदर जो है उलझा हुआ है, दहशतगर्दियों में उलझा हुआ है, भूख में उलझा हुआ है, अफलास में उलझा हुआ है। हर तरीके से एक उलझन जो है ना वो चली आ रही है, और कहीं से भी पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। ठीक है, झूठ बोलने को बोलते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज भी कह रहे थे कि मुल्क हमारा तरक्की कर रहा है, पता नहीं कहाँ तरक्की कर रहा है। और वो जो उनके हैं मतलब पिक पॉकेटर, जेब कुतरे, जो इधर उधर से खबरें लेते रहते हैं, जेब कुतरे ही कहूँगा उनको, सियासी जेब कुतरे, फैसल बावड़ा जैसे लोग जो हैं वो भी कह रहे थे कि मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। पता नहीं किधर तरक्की कर रहा है, ये तो कौम बताएगी, और बताना चाहिए कौम को, इन लोगों को जो तरक्की के नाम के ऊपर उनकी जेबों का और इनके जो पेटों को का चाक कर रहे हैं, तो उनसे पूछे। कौम का फ़र्ज़ बनता है कि पूछे, जाके फैसल बावड़ा से पूछे, और कभी वज़ीर-ए-आज़म से भी पूछे कि भाई सरारा रोक के इनको रोका जाए, रोक के पूछा जाए कि भाई ज़रा बताओ तो सही, कौन सा तुमने फ़ायदा किया है, कौन सा हमें फ़ायदा पहुंचा है, किधर हमें फ़ायदा हो रहा है, कि कोई चीज़ तो बताए ना। तो वक्त आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि वक्त आएगा कि लोग इनसे सड़कों पर ज़रूर इसका हिसाब किताब लेंगे। ये चीज़ें महसूस की जा रही हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मुहिब वतन लोग थे वो भी अब मायूस होते जा रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब जो हैं, बहरहाल जो भी हैं, इस वक्त एक अच्छे आदमी थे, एक ऐसे बलोच रहनुमा थे जो कि हमेशा पाकिस्तान के साथ रहने को, पाकिस्तान साथ चलने को हमेशा वो अहमियत देते थे, फौकियत देते थे। और गो के वो हमेशा से पाकिस्तान की जो हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, मगरिब नवाज जो पॉलिसियाँ हैं, जो बलोचों के हवाले से इनको दबा के रखो और पख्तूनों को दबा के रखो, ये तो मगरिब, ये अंग्रेज़ की पॉलिसी रही। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूँ, अंग्रेज़ ने शुरू से जो है पंजाब को छूट दे रखी और सिंध को छूट दे रखी, इसलिए कि ये लोग मोस्ट ओबीडेंट है। ये कहते हैं वो कहते हैं सिंधीज एंड पंजाबीज आर आवर मोस्ट ओबीडेंट, इंतहाई फरमा बरदार है। तारीख उठा कर देख लें। और इनसे ही हमेशा घबराए हुए रहते थे कि ये लोग जो है किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करते थे। तो इसीलिए वो पाकिस्तान का सूबा पंजाब जो है उन्होंने बढ़ा रखा हुआ है। बिल्कुल फौज भी पंजाब से है, ब्यूरोक्रेसी भी पंजाब से, सब कुछ। ये मैं तासुब की बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। ये फैक्ट बात है। ये मतलब ये मतलब छुपने वाली बात नहीं है। आपसे 20 साल पहले, 25 साल पहले जब बात करते थे, लोग कहते फैसल साहब आप यार आप उर्दू स्पीकिंग, आप तासुब वाली बात। मैं तासुब की बात नहीं कर रहा। जाए जाके लोगों को पता नहीं, पढ़ें, जाके ज़रा ईस्ट इंडिया लाइब्रेरी में चले जाएँ, ज़रा पुरानी जाके चीज़ें वीज़ें खंगालें, ज़रा भारत का दौरा करें, जो पुरानी लाइब्रेरीज वगैरह हैं, और जाके ज़रा थोड़ा रिसर्च करें ना, आपको फिर पता लगेगा। पाकिस्तान का तो ये हाल है कि पाकिस्तान में मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कभी सारी ज़िंदगी लालूखे से बाहर नहीं निकले और आज तज्ज़ियेगार बन गए और बैठ के जनाब वो पेंटागन की बाली नंबर 6 की वो तज्ज़िये दे रहे होते हैं कि फलाना जब आप जाएंगे तो उधर वहाँ ऐसा है और वैसा है, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। खैर अलकत्सा मुख्तसर ये लोगों को भटकाने के लिए की जाती है। तो ये जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ी इंतहाई जो है एक तशवीश का जो है मतलब लम्हा है कि यहाँ पे कोई भी आदमी सही बात नहीं कर रहा। IMF के हवाले से ये चैनल आपको हमेशा कहता रहा है कि IMF जो है पाकिस्तान को आए दिन के साथ आप देखते जाएंगे कि IMF जो है ना वो आपकी गिर्द घेरा तंग करता जाएगा। और देख लिया आपने, फिर आज वज़ीर-ए-आज़म साहब के बयान सुन लिए, IMF के हवाले से क्या चीज़ें आई हैं। एक एक बात आपको इंशाल्लाह इस चैनल से जो ना आपको जो कही जाएगी वो आपको सही नज़र आएगी। अच्छा, सूरत हाल एक तो ये है। दूसरी है कि खबरें यह है कि MQ वालों ने मुलाकात की है, बड़ी खबर चल रही है जनाब, उन्होंने मुलाकात की। अच्छा जी, शहबाज शरीफ से मुलाकात कर ली,
तो क्या मुलाकात होगी। एमक्यूएम वालों की तो अब कुछ नहीं वैल्यू। मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम का जो दौर था, जिस वक्त उनके इतने सारे एमएनएज और एमपीएस से, उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया। कराची सूबे के हवाले से कोई बात नहीं की। वो महाजर पांचवी कौमियत को जो थे उससे वो दस्तबरदार हो गए। अब तो एमक्यूएम एक मतलब जिसे कहते हैं कि मीडियाई जमात रह गई है। बस वो मीडिया में इनसे मिल लिए 4-6 लोग होते हैं जो हमारे जो बिकने के लिए वैल्यू होती है कि 6 आदमी आपके पास हैं, 7 आदमी है, भाई कितने दाम लगाओगे, हमारे पास ये भाई 2 किलो हमारे पास भी मौजूद है, कितने का बिकेगा। तो वो किलो के हिसाब से बस अपने मेंबर्स को बेचने के चक्कर में इतनी उनकी वैल्यू है, उनको कोई नहीं सुनता। वो कह रहे थे कि जनाब हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ा अफसोस है, बड़ा तशवीश है उन्हें। तो कराची के अंदर जो दिन दहाड़े डकैती और उस पर कुछ तशवीश नहीं कर। बहरहाल मेरा उस पर खास इतना तजिया नहीं है, अहम ये खबर नहीं है। लेकिन एक लोगों ने कहा था कि भैया बड़ी मुलाकात हुई, क्या कुछ हो रहा है, लोगों के साथ जहन में था कि वो अलहदा वलहदा हो रहा है। वो अलहदा इमरान के साथ ही धोखा करके हो सकते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकेंगे हुकूमत से अलहदा, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि फौजी बूट उनके सर के ऊपर है। वहाँ पे भी ये जो है इसी चक्कर में अलहदा हुए थे इमरान को छोड़ के। बहरहाल वक्त के ऊपर धोखा देने वालों के लिए कभी भी अल्लाह ताला जो है अच्छी सूरत हाल उनको कभी नसीब नहीं करता। धोखेबाजों के लिए कहीं भी कोई जिसे कहते हैं ना कि वो रिलीव नहीं होता हमेशा। अच्छा, दूसरा ये कि बातें की जा रही हैं वो जनाब वो उनकी के एक्सटेंशन होगी। देखिए, मैं एक बात आपको पहले बता चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमारे जनाब मुअज़्ज़ज़ हमारे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और हमारे चीफ साहब जनाब हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, हम इनकी कोई बुराइयाँ नहीं करते। बाहर हमारे अदारों के सरबराह हैं, हमारे हैं जैसे भी हैं, अच्छे बुरे बदकिस्मती हैं तो क्या करें अब, ठीक है ना। तो वो जो है फ़िलहाल जो है मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर आपको बता रहा हूँ, लोग बस अजीब अजीब बातें करते हैं। देखिए, मैं एक बात फिर आपको वाज़ेह तौर पर मुख्तसरन कह रहा हूँ, ये तीनों शख्सियात जो है ना ये एक पेज पर हैं। ये तीनों एक दूसरे को एक्सटेंशन भी दे सकते हैं, तीनों एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस ये छोटे से लफ्ज़ में आप समझ लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब चीफ को एक्सटेंशन दे देंगे, चीफ जो है वज़ीर-ए-आज़म को एक्सटेंशन दे देंगे, ये दोनों मिलकर काजी साहब को एक्सटेंशन दे देंगे, काजी साहब मिलकर किसी दूसरे को देंगे। मतलब ये तेरा हाथ मेरे हाथ है, हम दोनों का हाथ तेरे गले के अंदर। तो ये जो है इस पे तो लिहाजा मैं मजीद बात करना नहीं चाहता, लेकिन असल में ये सिर्फ कर इसीलिए रहे कि किसी ना किसी तरीके से जो कुछ इन्होंने किया है या जो इनका प्लान है उसको वही आगे ले चले। अच्छा, दूसरी तरफ आपको मैंने बात ये पहले बताई थी, ये चैनल जो है बार बार मिस्री का बहुत से लोग एतराज़ भी करते हैं, लेकिन मिस्री कहता हूँ कि लोगों को याद हो जाए जो बात कहते हैं। बहुत से लोग भूल जाते हैं क्योंकि इस वक्त तो इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे तज्ज़िया निगार हैं, हर तज्ज़िया निगार इमरान खान को रोज़ाना बाहर निकाल रहा होता है। और जब कभी भी इमरान खान की जनाब कोई जलसा होने लगता है या इमरान खान की कोई भी बात आने लगती है, जब वो लोगों को कॉल करने लगते हैं तो फ़ौरन ही तज्ज़िया निगार जो है ना मौसमी कहते हैं बस इमरान खान आ गया, अब तो ये हो। अब फिर दोबारा मुझे किसी ने 3 लोगों ने मुझे यहाँ पे ये भेजा है मेरे पास टेलीफोन के अंदर और मुझसे पूछा है लोगों ने कि फैसल साहब, वो नाम नहीं ले रहा, बड़े बड़े तज्ज़िया निगार हैं हमसे सीनियर है, कि वो कह रहे हैं कि 8 सितंबर का जो है जलसा इमरान खान जो है लीड करेंगे। यार खुदा के वास्ते इस किस्म की बातें ना करें, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इमरान खान नहीं छूट रहा, बिल्कुल नहीं छूट रहा, अभी नहीं छूट रहा। रात 12 बजे अगर अल्लाह ताला की रात 12 बजे हो जाता है, लेकिन आज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी आज जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 2 बजे है, 2 बजे तक कोई ऐसा फैसला नहीं इमरान खान को छूटने का। ना कहीं से मैंने ये खबर अंदर से किसी सुनी है, ना किसी अहम इदारे से, ना किसी गैर सरकारी या सरकारी इदारे के अहम शख्सियत ने कहीं ये बात की है कि इमरान खान को हम 8 सितंबर का जलसा लीड करने के लिए दे रहे हैं। ये इस किस्म की बातें करके पहले भी लोग कहते, जब कभी भी पिछली मरतबा जलसा हुआ तो लोगों ने ही कहा था, और अब कभी जब 8 तारीख का जलसा रहा तो लोगों को ठंडा करना शुरू कर देते हैं कि भाई वो अंदर पीछे बातचीत हो रही है, इमरान खान निकल के आ रहा है बाहर, आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन लोगों से होशियार रहें। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि जो जनरल फैज़ के हवाले से बातें की जा रही हैं कि जनरल फैज़ ने लुढ़का दिया, कुछ नहीं लुढ़काया फड़काया, सब ऐसी बात, ये जिसे कहते हैं ना कि वो लेने वाली व्यूज़ लेने के लिए लोग इस किस्म की घटिया हरकतें कर रहे हैं। जनरल फैज़ के साथ जो कुछ लोग थे उनको वही जैसे मैंने पहले कहा था, फिर तो मैं रिपीट करता हूँ तो लोगों को याद आ जाए कि उन पर प्रेशर आ रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से, अगर उन्होंने उनको खुलकर कहा गया है, अगर अपने आपने जान बचानी है तो इमरान खान पे सारे इल्ज़ाम डाल दो, उनके खिलाफ गवाह बन जाओ तो तुम जान छूट जाएगी तुम्हारी, वरना अदरवाइज कि तुम भी लगे जाओगे। और उसमें ये फ़ायदा है, वो कहते हैं अगर तुम इमरान खान के खिलाफ अगर फौजी अगर दे देंगे, साबिका फौजी उसके खिलाफ बयान दे देंगे इमरान खान के खिलाफ, तो फिर कि इमरान खान को फौजी अदालतों में ले जाने का फैसला जो कर लिया गया, मैं बार बार कह रहा हूँ कर लिया गया है, कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान को फौजी की अदालतों में ले जाने का फैसला कर लिया गया है। सिर्फ वो हालात और वाक़यात देख रहे हैं। किसी वक्त भी आप सुनेंगे कि इमरान खान जो है ना वो अडियाला जेल से गायब होकर, उनको कुछ लोग क्योंकि बाहर से लोग उठा लेते हैं, भैया आपको पता है लोग बाहर से नहीं उठा लेते, वो चलते चलते बजे वो डिप्टी कमिश्नर गायब हो गया, वो फलाना गायब हो गया, वो एमएनए गायब हो गया, वो एमपीए गायब हो गया, तो फिर जेल के अंदर से बंदे को गायब कराना भले चाहे कितना बड़ा, वो कौन सी बड़ी बात है, उन्हें उठा के ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।